आप बताइएगा, चूंकि अब पीटीआई का गिला भी यही है कि अगर साइफर केस को देखा जाए तो एक दिन में 25 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो जाती है। अगर इसकी बात की जाए जो फैसला आज सुनाया गया तोशा खाना के हवाले से, तो 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, 17 गवाहान पर जरा का हक नहीं मिला। आपको लगता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके कुछ रैशनल हैं, या इस केस के अंदर वो इतना पुअरली जो है इसको डिफेंड करते रहे हैं कि इनएविटेबली होना ही था? ये बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि वकला बावजूद इसके कई मामलात में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन ये बात मुझे खुशी हुई जिस तरह असर रजा साहब ने बात की है, पाशा साहब ने। कोई भी वकील जो प्रोफेशनल वकील है वो इस तरीकेकार से बिल्कुल अलहदा बात नहीं कर सकता, और वो यही कहेगा कि कानून यही है, तरीकेकार यही है, प्रोसीजर यही है, और इसके बगैर आप किसी शख्स को सजा नहीं सुना सकते। लेकिन ये तकलीफ दे बात है कि हमारे यहाँ हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है, जो कि काफी अरसे से पहले भी आइडियल नहीं था, माजी में जिस तरह किया गया सारी चीजें मौजूद है, और आज लोग इसी बुनियाद पर माजी के हवालों से बात करते हैं कि जी माजी में भी ऐसा हुआ। लेकिन करते करते आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि जब वर्चुअली आपका ये निज़ाम जो है, जिसे निज़ाम अदल कहते हैं, ये टोटली कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम अदल मौजूद नहीं है। अच्छा। और जिस तरह प्रेशर अदालतों के ऊपर और अदालतों को जिस तरह बिठा के, यानी बिल्कुल ये मॉक ट्रायल जो थे वो भी इससे बेहतर होते थे, यानी आपने उन्हें इस तरह बिठा दिया है कि बिल्कुल मजबूर कर दिया है, और वो भी खुद अपनी इंडिपेंडेंस को ही असर्ट करने के लिए ना तैयार है, ना किसी में हिम्मत है। अब ये दोनों जजेस का रवैया जो था, इसको अगर आप देखेंगे, ये जज साहब जो आज वाले जो केस वाले हैं 14 साल वाले, इन्होंने एनपीआर अप्लाई की हुई थी कि मैं जाना चाहता हूँ लीव प्रेपरेटरी फॉर रिटायरमेंट, और ये किसी का हक होता है। उन्होंने कहा नहीं, आपने ये केस का फैसला सुना के जाना है, और यही वजह है कि इस केस का फैसला सुनाने के लिए उन्हें वो तमाम हदें क्रॉस करना पड़ी, क्योंकि जो एक जज के तौर पर वो नहीं करना चाहते होंगे यकीनन। उसकी वजह यह है कि जज जो है उसकी एक ट्रेनिंग होती है, बतौर वकील की ट्रेनिंग होती है, फिर वो जज बनता है तो जज के तौर पर ट्रेनिंग होती है, और उसे ये मालूम होता है कि मैंने ये जो ट्रायल करना है तो इसे मैंने कंडक्ट किस तरह करना है, और उसमें बाज ऐसे बुनियादी हक हैं उसके एक्यूज के जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद फेयर ट्रायल, उस फेयर ट्रायल में ये सारी चीजें शामिल हैं कि आप अपनी मर्जी का काउंसिल करेंगे और आपको सफाई का मौका दिया जाएगा, आप पे गवाहों पे आप जिरा कर सकेंगे, आप अपने खुद यानी गवाह के तौर पर भी पेश हो सकेंगे, मर्जी कोई गवाह बुला भी सकेंगे अपनी डिफेंस में। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसके बगैर आप इसे ट्रायल नहीं कह सकते। और इसकी जो है यानी एक बात जो हमेशा हमने सुनी थी कि ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। किसी भी हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करे, और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन अब हमारी हुकूमतें जो कर रही है इस वक्त, वो बेइंसाफी को यकीनी बना रही है कि बेइंसाफी होती हुई नजर आ रही है। मतलब आपका कहना ये है कि बाय द लुक्स ऑफ इट ऑन द सरफेस जो है वो इंश्योर नहीं किया गया कि फेयर तरीके से ट्रायल को चलाया जाए। इससे पहले आपने ये कहा कि पूरा सिस्टम जुडिशल जो है वो कोलैप्स हो चुका है। सवाल ये है कि आया ये कोलैप्स 2017 में हुआ था, उससे पहले गिलानी साहब की जब नाअहली हुई थी उस वक्त हुआ था, या भुट्टो साहब के ट्रायल के वक्त हुआ था, या सिर्फ ये इस केस में हुआ है जब तहरीक इंसाफ पे ये वक्त आया है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पाशा साहब की इस बात से मैं कतन इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि जी वो कला जो थे वो सोशल मीडिया पर ज्यादा थे और उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जुल्फकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था, आपको मैं बता दूं और मालूम होगा कई लोगों को कि उसका रेफरेंस जो था तैयार भी मैंने किया था और दाखिल भी मैंने किया था, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। उस वक्त मैं यानी वकील के तौर पर बाबर अवान साहब पेश हुए थे, उसमें मुझे फाइल देखने का मौका मिला था। जो पहली दफा ऐसा हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो फाइल कई उसमें बंद थी संदूकों के अंदर, वो खुलवाई गई, और उसमें से एक एक चीज जो थी वो मुझे देखने का मौका मिला। मैंने उसमें एक ऑर्डर ऐसा भी देखा कि जिसमें जस्टिस समदानी साहब का जो बेंच था, डिवीजन बेंच, जिन्होंने बेल दी थी जुल्फकार अली भुट्टो को, सही उस बेंच से केस जो है वो हाथ से लिखे हुए ऑर्डर के तहत जो जस्टिस मुश्ताक थे, मौलवी मुश्ताक, उन्होंने फाइल मंगवा ली।
यानी लिखा हुआ हाथ से कि फाइल भेज दी जाए इधर। यानी ये कभी ऐसा है कि जिस तरह तहसीलदार जो है वो पटवारी को कहे या डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार से कहे कि ये फाइल, यानी जो अदालती मामला है वो इस तरह नहीं होते। ये जब चीजें होती हैं कहने को तो हम कहते हैं कि जी वकला ने ये नहीं किया, वकला ने। बात ये है कि केस बनाने वाले जिस तरह केस बनाते हैं वो भी मुझे वो उस रेफरेंस का भी इत्तेफाक हुआ देखने का जो परवेज मुशर्रफ साहब का की तरफ से आया था, उसमें भी बिल्कुल कोई जान नहीं थी उस रेफरेंस में और बेजान किस्म का रेफरेंस था। लेकिन मकसद था कि जो बनाने वाले हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं और उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। आरिफ साहब, आप ये भी आरिफ साहब नहीं मानते कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रेशर और ट्रेंड क्रिएट किया जाता है पीटीआई की तरफ से पिछले 7-8 साल से, किसी भी केस से पहले वो मैनूवरिंग में रिजल्ट करता है हर फैसले की, और इस बार ये हो नहीं पा रहा? क्या ऐसा नहीं हुआ कि पॉपुलर नैरेटिव जो है वो एंटी कोर्ट बन जाता है इससे पहले कि कोई फैसला आए? नहीं, कोर्ट जो है वो तो ना इस चीज से मुतासर हो सकती है, चूंकि पहले तो होते नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ सोशल मीडिया से ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर, वो जो कहते हैं ना रब नेड़े के किसोन, उनके ऊपर जो वो खौफ है ना मुक्के का, जो उन्हें ताकत जो कह रही है। वरना आपने देखे ना ये जो हालत है जज की, आपने देखी होगी, लोगों ने बयान की हो इस मामले में कि जज साहब ने खुद अपने आप को इस तरह महसूस किया जैसे वो आज वो खुद रिलीज हो गए हैं। यानी इसी तरह दूसरा जज जो था, बात यह है कि ये अलह माल है, टेक्निकल बातें हम जरूर करते हैं और मैं समझता हूँ तवज्जो देनी चाहिए। मैं उनकी बेवजन बात नहीं समझता पाशा साहब की, लेकिन इसके बावजूद जब तयशुदा एक फार्मूले के तहत दिया जाता है केस जब बनाया जाता है, अब इस केस में आप देखते हैं, अगर इसकी एविडेंस देखें किस तरह की एविडेंस है, केस क्या बनाया गया है और किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। सही, आरिफ साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, ब्रेक आप बता दीजिए जवाब इसका। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह किसी ने कहा था कि जनाब ये देखे बड़ी मदद की जा रही है उनकी, उन्हें इतना पकड़ के मार के इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है कि लोगों के अंदर हमदर्दियां पैदा हो। और यहाँ जो इन्होंने तो एक टेक्निकल बात की है, वो टेक्निकल पाशा साहब ने, वो आम लेमैन वाली बात नहीं। इनका मतलब ये है कि ये जो फैसला किया गया है इस तरह की चीज के बाद तो यकीनन फैसला जो है वो कहीं भी अदालत में नहीं ठहर सकता। ये बात तो इनकी सही है, लेकिन ऐसा करने में किसी की भी नीयत शायद ऐसी नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात ये मैं इससे मुझे एग्री करने में भी कोई इतनी ज्यादा नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात जब प्रेशर बहुत पड़ता है तो यकीन माने जजेस इस तरह करते हैं कि चलो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, सजा मैं दे देता हूं, लेकिन आगे देखना क्या होता है। एग्री हो जाए मेरे साथ मेरे साथ एक पेज पर आ जाएं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं आपसे। ये सही बात है, काफी हद तक जब प्रेशर बढ़ता है ना तो ऐसे हो जाता, कहते हैं कि जी ठीक है तुम्हारा काम मैं कर देना, लेकिन आगे फिर लिखी जाएगी जो भी होएगा। अच्छा।